हेलो, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में जो पहला वीडियो है इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स से संबंधित आज का जो टॉपिक है उसमें इनिशियल जो नॉलेज है आपको जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है उसके बारे में, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरा नाम रामस्वरूप प्रजापति है और कई सालों से आपसे रूबरू हूँ। हो सकता है कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोग ध्यान में होगा, तो जो भी है आपको जितना हो सकता है फ़ायदा मेरे कार्ड से वो आप फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। हाँ, तो सबसे पहले फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपने 11th क्लास में जो भी पढ़ा है उसमें जैसे आपने NCERT का जो कोर्स है उसमें हमने 2 बुक्स पहले अपने थी, 2 बुक्स थी। उन 2 बुक्स में से एक बुक में हम पूरा का पूरा जो है वो मैकेनिक्स जो ब्रांच, तो 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, अलग अलग जो ब्रांचेज है फिजिक्स की उनमें मैकेनिक्स जो ब्रांच है उससे रिलेटेड सारे जो चैप्टर्स है वो आपने पढ़े थे, जिसमें फोर्स है, आपके जड़त्व आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, बल है, त्वरण है, वेग है, चाल है, इन सब चीज़ों के बारे में जिसमें आपने पढ़ा था। तो ये सब जो है वो मैकेनिक्स में आता है। उसके बाद में आपकी जो सेकंड बुक थी उसके अंदर कई सारी चीज़ों के बारे में आपने जो फिजिक्स की ब्रांचेज है उनमें जैसे ठोस अवस्था भौतिकी है उसके बारे में आपने पढ़ा था। उसके अलावा और भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम उष्मागतिकी बोलते हैं उसके बारे में आपने उसमें पढ़ा था। इसके अलावा वेव्स एंड ऑसिलेशंस जो तरंग से संबंधित है उसके बारे में भी आपने 11th क्लास के जो टॉपिक है जो बुक है सेकेंड उसमें आपने पढ़ा। ठीक है, अब जो क्लास 12 है, क्लास 12 की भी 2 बुक्स चलती है। अभी जो वर्तमान में बोर्ड क्लास 12 बोर्ड जो है उसमें अपने एक ही बुक करती है, पूरा एक ही बुक में, लेकिन उसका भी 2 पार्ट हम जो है वो कर सकते हैं। एक पूरा जो फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट या फर्स्ट बुक जो है जो पहले ही चलती थी, और ये जो बुक है इसके अंदर हम पूरा का पूरा जो है वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय। ये पूरा का पूरा जो है वो एक पूरा पेपर हम कह सकते हैं जिसमें हम पढ़ते थे। हालांकि अभी एक ही पूरा ही पेपर एक ही है, सारा का सारा जो भी दोनों बुक्स है वो मिलाकर के एक पेपर में ही आती है। तो लेकिन इसमें जो पार्ट है वो एक पूरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का है, और दूसरा जो पार्ट है दूसरी वाली जो बुक है उसमें अपने ऑप्टिक्स भी आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो आपने पीछे फर्स्ट बुक में पढ़ी थी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एक दूसरा जो पार्ट है ब्रांच है वो भी है, वो भी इसके अंदर आती है। न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित, एटॉमिक फिजिक्स से संबंधित, ये सब जो अलग अलग पार्ट है वो चैप्टर वाइज इसमें अपने दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि 11 और 12 दोनों क्लासेज में हम मूल जो फिजिक्स की ब्रांचेज है उनके जो मूल फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट बुक जो है, जिसमें फर्स्ट बुक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ब्रांच जो है उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच होती है, यानी कि जिसको स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी। इस ब्रांच के बारे में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है। इसके अंदर स्थिर विद्युतिकी में विद्युत जो है उससे संबंधित हम पढ़ेंगे, और वो भी स्थिर अवस्था में। विद्युत जो होती है वो गतिमान अवस्था में और स्थिर अवस्था में। अब विद्युत किसके कारण से होती है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, किस स्थिति में हम इसको स्थिर विद्युत बोलेंगे और किस स्थिति में इसको गतिमान अवस्था वाली स्थिति बोलेंगे, मतलब कि उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ भी है, उसे हम विद्युत धारा बोलते हैं। जब आवेश गतिमान हो जाता है तो वो विद्युत धारा होती है। हालांकि आवेश क्या होता है,
किस तरह से इसका बिहेवियर है, वो सब हम इस लेसन में, फर्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस स्थिर विद्युतिकी वाले चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है लेसन फर्स्ट। इसमें आपके जो बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती है उन्हीं को मैं लूँगा, क्योंकि बहुत सारा आपने बुक्स में बहुत सारा दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझाई हुई है, लेकिन अपने जो मेन जो चीज़ें ज़्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है या जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में हम ज़्यादा जो है वो टच करके चलेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का जो नाम है वो विद्युत आवेश व क्षेत्र, ये विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस लेसन में हम विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं। आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और इससे संबंधित और जो रूल्स है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश जो होता है वो एक किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर्टी है, यानी उसके अंदर अगर इस गुण से वो युक्त है वो वस्तु, तो उस वस्तु में उसी तरह के गुण से युक्त दूसरी वस्तु को अगर उसके नजदीक लाया जाता है तो वो या तो उसको अट्रैक्ट करेगी, मतलब आकर्षित करेगी, या फिर प्रतिकर्षित करेगी। तो इस तरह से विद्युत आवेश जो है वो क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी वस्तु की जिसके कारण से वो उसी तरह की प्रॉपर्टी से युक्त किसी दूसरी वस्तु के पास में उसको अगर लाया जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करे, यानी आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। इसे हम बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जो होता है ये दो तरह का होता है। तेरा दो तरह की टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है। पहला धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश ये कैसे उत्पन्न होते हैं किसी भी वस्तु के अंदर, ये धनावेश की वस्तु कौन सी वस्तु को बोलेंगे और ऋणावेश की वस्तु कौन सी वस्तु को बोलेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु आवेशित होती है, जितनी भी अपने वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि उनमें उन ऑब्जेक्ट्स का जो बेसिक होता है, मूल जो कण होता है, यानी कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु जो होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे कोई भी वस्तु जिसके अंदर नाभिक में जितना आवेश है, जो कि धनात्मक आवेश है, उतना ही अगर उसके इलेक्ट्रॉन जो है उनसे आवेश बनता है तो उस वस्तु का नेट जो आवेश होता है वो जीरो होता है, यानी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर निकल गया, या उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, तो क्या होता है उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। चार्ज जो है, आवेश जो है उसका असंतुलन हो जाएगा और उस स्थिति में वो जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो जो परमाणु होगा वो आवेशित होगा और ऐसे कई सारे परमाणु जो है वो मिलकर के उस पूरी वस्तु को आवेशित कर देंगे। यानी उस वस्तु पर जो आवेश आएगा उसका जो रीजन होता है, उसका जो कारण होता है, मुख्य कारण वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक जो वैज्ञानिक हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने इन चीजों के बारे में बताया था कि जो आवेश होता है वो दो तरह का होता है और किस तरह से कोई वस्तु जो है वो आवेशित हो जाती है उसके बारे में इसने बताया था। इससे पहले आवेश के बारे में बहुत सालों पहले, लगभग 1600 BC में, ये कुछ जो फिलोसोफर हुए थे, दार्शनिक हुए थे, उन्होंने भी इसके बारे में, आवेश के बारे में बताया था और ये किस तरह से पैदा होता है उसको देखा गया। उन्होंने ये देखा कि जैसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, अब उसमें विशेष तरह की जो वस्तुएं हैं उनको अगर हम रगड़ते हैं तो वस्तुएं जो है वो आवेशित हो जाती है। जैसे हम बालों पे कंघी करते हैं तो बाल पे कंघी करने के बाद में जो
कंघी होती है वो भी आवेशित हो जाती है और बाल भी आवेशित हो जाते हैं। कंघी जैसे उस टाइम अपने हाथ से गिर जाती है तो गिरने के बाद में उसके ऊपर कुछ धूल के कण चिपक जाते हैं, अपने आप जो है वो अट्रैक्ट होकर के उसके चिपक जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? आवेश। आवेश के कारण से ही ऐसा हो जाता है कि वो जो आवेशित कण है वो आवेशित होकर के और उस कंघी जो पहले से आवेशित है उसके पास पे आ जाते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वस्तुएं हैं उनमें चार्ज यानी आवेश पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे धन आवेश और ऋण आवेश, दोनों तरह के आवेश कैसे पैदा होते हैं? जैसे मान लो अभी मैंने बताया था आपको कि ये कोई एटम है, इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, तो 2 ही प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये भी होगी 2 पहले। तो इस स्थिति में जितना आवेश इलेक्ट्रॉनों का है उतना ही प्रोटॉनों का आवेश होता है, इस कारण से ये न्यूट्रॉन होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और ये नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। और जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है ये भी इतना का इतना ही होता है, लेकिन ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? जितना आवेश इससे बनता है वो आवेश और इससे जो आवेश बनता है वो आवेश, ये नेगेटिव हो जाएगा इसका डबल और ये इसका डबल पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नेट आवेश 0 आता है। मतलब कि जो वस्तु होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। अब अगर किसी कारण से, जैसे मान लो किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, जो कि विशेष प्रकार की वस्तुएं हो सकती है, तो जब हम उसको उसके ऊपर दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो क्या होता है कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी में गए, तो मान लो इसमें से निकल करके चला गया एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इस प्रोटॉन में से चला गया, क्योंकि कोई वस्तु है उसमें बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम केवल एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मान लो चला गया, तो इसके पास कितना बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। जबकि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में स्थित है और वो इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इसके पास में प्रोटॉन तो 2 के 2 ही बचे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या हुआ? एक ही रह गया। तो कुल मिलाकर के नेट जो चार्ज है हम अगर जोड़ते हैं तो कितना आया? 2 और माइनस का 1, मतलब कि प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 1 जो है वो इसमें चार्ज बच गया, लेकिन वो प्लस का है, मतलब कि ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। इसलिए ये जो वस्तु होगी इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? प्रोटॉन के जैसा आवेश, मतलब कि धन आवेश। ठीक है, तो ऐसी वस्तु जिसके ऊपर प्रोटॉन के जैसा आवेश है वो धनावेशित होगी, और ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के जैसा आवेश है वो वस्तुएं कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी में गया है, तो जिस वस्तु से निकला उसमें तो क्या हुआ? ये जैसे ये वस्तु थी, इसमें हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये, इसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन। अब इसके अंदर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। अब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। इसमें कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? प्लस का 1 आ गया। और इसमें क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, तो कितने हो गए? माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास में पॉजिटिव जो चार्ज है यानी धनावेश जो है
वो ज्यादा है, इसलिए ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और ये जो वस्तु है इसके पास में ऋण आवेश ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने छोड़ के आपको समझा दिया है। अब जो है वो हम आगे इसमें आवेश की जो गुणधर्म है आवेश के, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आवेश के गुणधर्मों में सबसे महत्वपूर्ण जो गुणधर्म है, जो कि सर्वविदित है, सबको पता है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, फर्स्ट जो होगा उसमें ये ध्यान रखना है कि जो समान प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि जैसे प्लस और प्लस दोनों समान होंगे, या माइनस, ये भी दोनों समान होंगे। अब ये प्लस वाला प्लस वाले के पास में अगर आएगा, या माइनस वाला माइनस वाले के पास में आएगा, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आवेश से संबंधित ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या होता है कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, एक वस्तु धनात्मक आवेशित है और एक ऋणावेशित है, तो दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के पास में लाने पर इनमें क्या होता है, आकर्षण। इसी का विपरीत अगर एक वस्तु ऋणावेशित है और दूसरी वाली धनावेशित है, तो भी ऐसा ही होगा। मतलब कि दोनों जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्या है, विपरीत प्रकृति का आवेश है। इस तरह से ये दोनों वस्तुएं जो है वो क्या होती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो दो अलग प्रकृति के आवेशों से आवेशित वस्तुएं क्या करेगी, आकर्षित करेगी, और समान प्रकृति के आवेश से आवेशित वस्तुएं जो होती है एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, तो ये आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण गुण दो तो ये हो गए। तीसरा जो होता है, आवेश जो होता है वो सदैव क्वांटीकृत होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, आवेश क्वांटीकृत होता है। अब क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी वस्तु आवेशित होती है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या वो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है, तभी उस वस्तु पर आवेश पैदा होता है, मतलब वो वस्तु आवेशित होती है। ठीक है, अब जैसे किसी भी वस्तु पर आवेश अगर आता है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आवेश का एक पैकेट होता है, एक निश्चित मात्रा होती है, उसी के रूप में किसी वस्तु पर आवेश जो है वो जाएगा या आएगा। और वो पैकेट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर अगर आवेश कम होगा, न्यूनतम जो कमी होगी या न्यूनतम जो वृद्धि होगी वो इसके बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो एक पैकेट है, क्वांटा है, इसको हम बोलेंगे जो आवेश का क्वांटम है। तो ये आवेश का क्वांटम, ये इस आवेश से कम और ज्यादा आवेश जो है वो नहीं होगा। मतलब कम से कम अगर आवेश में वृद्धि होगी तो वो इतनी होगी। अब जैसे किसी वस्तु पर टोटल आवेश Q है, Q आवेश से वो आवेशित है, तो उस वस्तु पर जो आवेश है उसको हम कैसे लिखेंगे, ±NE। कैसे लिखा जाए, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये होगा n जो होता है ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो n का मतलब क्या हो गया, कोई भी संख्या जैसे 0 है तो आवेश 0 हो गया, 1 है तो प्लस या माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो गया, 2 है तो प्लस या माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, 3 है तो प्लस या माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसके बराबर। तो ऐसे ही n तक अगर हम चलते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आवेश जो है वो उसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आवेश से संबंधित हम देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश अगर किसी भी वस्तु पर होता है तो आवेश का योज्यता, आवेश जो है वो आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। योज्यता के नियम का पालन करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी भी वस्तु पर आवेश अगर आता है तो कुल मिलाकर के, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या वृद्धि हुई, तो कुल मिलाकर के उसके ऊपर जो नेट आवेश आएगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीज गणितीय, उन सभी के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लो प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, तो प्लस का जो 5 प्रोटॉन है उसके बराबर का चार्ज हो गया, प्लस 5 ई जो है वो चार्ज किसी वस्तु पर है। अब उसको हमने -3 ई चार्ज दिया, ठीक है, तो उस वस्तु पर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, +2 ई। इसी तरह से -2 ई और +7 ई अगर हम करें, किसी वस्तु पर -2 ई चार्ज पहले से था, उसको हमने +7 ई चार्ज और दिया, तो टोटल जो नेट चार्ज उसके ऊपर अब रहेगा वो कितना रहेगा, 5 ई रहेगा। इस तरह से ये योज्यता के नियम का पालन जो है वो आवेश करता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु, वो एक गुणधर्म होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेरण, यानी आवेश जो है वो प्रेरण द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकता है। आवेश की जो उत्पत्ति है वो किसी वस्तु पर प्रेरण के कारण से भी हो सकती है, तो वो भी हम इस गुणधर्म के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं, हालांकि इसके बारे में अलग अलग भी दिया हुआ रहता है। तो प्रेरण वाला आवेश कैसे होता है उसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी आवेशित वस्तु जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज विद्यमान है, यानी ये धनात्मक आवेशित कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसको हमने ऐसे किसी कुचालक स्टैंड पर लगा रखा है, या आवेशित धनावेशित वस्तु है, इसके पास में हम कोई एक दूसरी वस्तु लेके आते हैं। ये दूसरी जो वस्तु है, इस वस्तु पर पहले से कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, ये निरावेशित है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इसके नजदीक लाते हैं तो क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वस्तु जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि वो परमाणु से मिलकर बनती है, तो इसके ऊपर प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके अंदर, तो उनमें से प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धनावेशित कण होंगे वो तो इस धनावेशित वस्तु से रिपेल होंगे, मतलब कि प्रतिकर्षित होंगे, और जो ऋणावेशित कण है वो क्या होंगे, इस धनावेशित वस्तु से आकर्षित होंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि इसके अंदर जो आवेश है वो पुनर्वितरित हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर जो ऋणावेश होगा वो एक तरफ आ जाएगा ऐसे, और जो धनावेश होगा वो प्रतिकर्षित होकर के दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये वस्तु आवेशित नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, एक तरफ से ये धनावेशित हो गई और दूसरी तरफ से ये ऋणावेशित हो गई। इस तरह से ये वस्तु जो निरावेशित थी वो भी आवेशित हो जाती है, और जब इस वस्तु को पास में हम ला रहे हैं तो आवेश पैदा होने के कारण से अब क्या होगा कि इसके अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण भी होने लग जाएगा। लेकिन क्योंकि ये निरावेशित वस्तु थी और इसमें हुआ क्या, इसकी तरफ जो है वो ऋणावेश पैदा हुआ और इसके ऑपोजिट साइड में धनावेश पैदा हुआ, तो ये क्योंकि इसके और इसके ऊपर जो आवेश है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये क्या करेगा, इस आवेश को अपनी तरफ, इस वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। मतलब कि जो वस्तु निरावेशित थी वो वस्तु भी क्या होती है, आवेशित वस्तु की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, होने लग जाती है, और उसका जो कारण होता है वो प्रेरण द्वारा आवेश होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कंघा करते हैं, कंघी करने के बाद में जो कंघा है वो अगर हाथ से गिर जाता है तो उसके बाद में उसके साथ में, उस कंघी के साथ में जो धूल के कण है वो चिपक जाते हैं, जबकि धूल के कण जो होते हैं वो निरावेशित रहते हैं, लेकिन उनमें उनके चिपकने का कारण क्या होता है, आवेश ही होता है। लेकिन वो आवेश कैसे उनके ऊपर आ जाता है, प्रेरण के कारण से, तो प्रेरण द्वारा आवेशन इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये स्थिति भी आवेश के गुणधर्मों के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं,
ठीक है, इस तरह से ये आवेश और आवेश के गुणधर्मों के बारे में शॉर्ट में हमने देख लिया। अब जो है वो कुछ चीजें आवेश से संबंधित और है, वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। आवेश जो होता है उसका मात्रक, आवेश का मात्रक सर्वविदित है, सब आप जानते हो, पहले भी आपने पढ़ रखा है। इसका मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और इसके अलावा और जो उपयोग में लिए जाते हैं, जो कि क्योंकि आवेश एक कूलाम की मात्रा होती है भी काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए व्यवहारिक रूप से कई बार हम माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम या नैनो कूलाम इस तरह से जो इसके मात्रक है वो काम में ले सकते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो C होता है कूलाम में। अब इसके अलावा जैसे माइक्रो कूलाम लिखते हैं तो म्यू C इस तरह से लिखेंगे, जो कि एक माइक्रो कूलाम जो होगा वो 10⁻⁻⁶ कूलाम के बराबर होगा। इसी तरह से हम अगर नैनो कूलाम लिखते हैं तो NC कैसे लिखेंगे, और ये क्या होता है 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। तो इस तरह से ये कुछ और ज्यादातर प्रचलन में इनका लिया जाता है। इसके अलावा और भी होते हैं, मिली कूलाम भी हो सकता है, और इससे ज्यादा अगर 10⁻⁻12 है तो उसके लिए भी हम पिको कूलाम भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली जो है वो माइक्रो या नैनो कूलाम में इनकी यूनिट जो वो हम यूज करते हैं। अब इसके अलावा और भी इसकी यूनिट होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम कहते हैं ESU, ये भी होती है। ये जो है ये आपके आवेश की छोटी इकाई होती है, मतलब जैसे छोटी मात्रा में अगर हमें आवेश को कहीं पर डिनोट करना है तो उसके लिए हम ESU भी काम में लेते हैं, ठीक है। और एक कूलाम में जो ESU होता है, एक कूलाम जो होता है वो ESU जो होगा वो 3×10⁹ ESU के बराबर होता है। तो कहने का मतलब एक ESU जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम कहते हैं वो 1/3×10⁹ कूलाम के बराबर है, ठीक है। तो ये ESU भी आवेश का मात्रक होता है। इसको हम CGS पद्धति में ज्यादातर काम में लेते हैं। ये SI पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, तो CGS पद्धति में इसका ज्यादातर जो है वो ESU मात्रक हम काम में ले सकते हैं। तो ये सबसे छोटा मात्रक होता है। इसके अलावा एक मात्रक और होता है EMU, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये थोड़ा बड़ा मात्रक होता है, लेकिन एक EMU जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है, या इसको हम कह सकते हैं 3×10⁻10 ESU के बराबर। तो इस तरह से ये कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है, क्योंकि ये कूलाम जो होता है उससे भी 10 गुना बड़ा मात्रक होता है EMU। इसके अलावा सबसे बड़ा मात्रक जो होता है ये इसका होता है फेराडे, जो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये एक मात्रक और होता है जिसको भी हम काम में लेते हैं, और ये बहुत बड़ा मात्रक है, मतलब 96,500 कूलाम जो है वो 1 फेराडे के बराबर होता है। 1 फेराडे तो कूलाम हो गया, फेराडे हो गया, इसके अलावा माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम ये हो गए, ESU हो गया, EMU हो गया। ये सब मिल करके सारे के सारे जो है वो आवेश के मात्रक होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आवेश को हम किस तरह से, क्योंकि मात्रक के बारे में आपने जैसे 11th में अच्छे से पढ़ रखा है, तो मात्रक के बिना हम किसी भी चीज़ को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसकी मात्रा को नहीं बता सकते हैं। तो आवेश की मात्रा को बताने के लिए हम कूलाम को उपयोग में लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक कूलाम जैसे आवेश होता है वो उसको हम किस तरह से, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे एक कूलाम जो आवेश है, आवेश का एक फॉर्मूला होता है जो कि विद्युत धारा में और समय में और आवेश में संबंध प्रदर्शित करता है। इसमें जैसे विद्युत धारा जो होती है ये आवेश बटा समय होती है, आपको पता है ये आवेश बटा समय, ठीक है। तो आवेश जो होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत धारा और गुणा समय के बराबर। तो इसका मतलब जो एक कूलाम होता है ये आवेश का मात्रक हुआ,
विद्युत धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर और समय का मात्रक होता है 1 सेकंड। तो मतलब जो कूलाम बनता है, एक कूलाम, वो 1 एम्पियर सेकंड से मिलकर के बनता है। यानी जो आवेश का मात्रक अभी जैसे हमने पढ़ा था, तो ये आवेश जो होता है वो 1 एम्पियर और सेकंड इन दोनों से मिलकर बनता है। तो जो मूल फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है आवेश की, वो क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है, लेकिन उसको नया नाम दिया जाता है कूलाम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक कूलाम जो है, अब जैसे एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका मैं अभी बता रहा था आपको। तो एक कूलाम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको सभी को अच्छे से मालूम है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के अंदर है तो उसके ऊपर इतना आवेश होगा। अब अगर एक कूलाम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक कूलाम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। तो यहाँ से अगर हम एक कूलाम लेते हैं तो इस जगह से अगर एक कूलाम कर देंगे तो ये सारी की सारी चीज क्या कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, तो एक कूलाम बराबर 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम को बनाते हैं। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपलीफाई अगर हम करते हैं तो ऊपर नीचे जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻18 हो गया, या इससे एक हम 10 ऊपर ले गए तो कुल मिलाकर के ये, अब इसमें 10/1.6 या 100/16 और गुणा में कितना आ गया, 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 16 का हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो ये 50/8 कर दो और गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 50 में हम 8 का भाग देंगे, कितना आएगा, 8 से 48, 2 बचा और 8 में 16, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये कई बार डायरेक्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये ध्यान रखना है कि एक कूलाम जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलाम आवेश को बनाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू कई बार न्यूमेरिकल्स में अपने काम में आती है, तो ये ध्यान रखनी है। इस तरह से आती है